डे नंबर 5 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 5 या 4? ठीक, तो डे नंबर 5 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए फटाफट मुझे बताइए, डिलीवरी कितने तरह की हो सकती है? किसमें सामान पहले जहां था बाद में भी वहीं रहता है? किसमें कुछ आप संकेत के रूप में देते हैं? किसमें एक्चुअल सामान उठा के देते हैं? नाउ जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बेसिकली अधिकार पत्र है या सम डॉक्यूमेंट जिससे ये सिद्ध होता है कि ये व्यक्ति उन गुड्स का मालिक है? हाँ या ना? क्या शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल? ऑलराइट, जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ गुड्स की, तो पहले तो गुड्स की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? डेफिनेशन ऑफ गुड्स क्या आप मेरे साथ रिपीट करेंगे? गुड्स इंक्लूड every kind of movable property other than and but it includes 4 things, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, जब हम गुड्स की बात करते हैं और गुड्स हमें 3 प्रकार के दिखते हैं, तो कौन से हैं जो भविष्य में निर्माण होगा? कौन से किसी कंडीशन पे निर्भर हैं? कौन से अभी सामने मौजूद हैं? एग्जिस्टिंग की भी 3 फर्दर कैटेगरीज है। किसमें हमने गुड्स को ढेर में से, बल्क में से छांट लिया है? कौन से अभी भी ढेर का हिस्सा हैं? और कौन से हमने ऐसे चुन लिया है एक थोड़े सिमिलर को, और हमने पढ़ा था कि सर्टेन और स्पेसिफिक ऑलमोस्ट सिमिलर है। और पीछे चलते हैं, जानना चाहूँगी मैं आपसे दैट ऑक्शन सेल का सेक्शन क्या है? ऑक्शन सेल में कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है? पेमेंट देने पर या हैमर गिरने पर? जो व्यक्ति अपनी बोलियां लगाता है, बिड लगाता है, क्या हैमर गिरने के पहले वो बिड को वापस ले सकता है? हाईएस्ट बिडर को हमको बिड अलॉट करनी है, क्या ये फिक्स है? बट बिड स्टार्ट होने के पहले ही हम क्या किसी को रोक सकते हैं? यस, क्योंकि गुड्स हमारे हैं तो मर्जी भी हमारी है। जब हम बिडिंग स्टार्ट कराते हैं तो क्या हम कोई बेस प्राइस, मिनिमम प्राइस, रिजर्व प्राइस स्पेसिफाई कर सकते हैं? गलती से उस स्पेसिफाइड प्राइस के भी नीचे हैमर गिर जाए तो क्या कॉन्ट्रैक्ट से बाध्य हो आप? ये कुछ कम लोग बोल पाए। मैंने एग्जाम्पल दिया, सपोजिंग मैंने कहा ये कैलकुलेटर का मिनिमम प्राइस है 200 रुपये, और बोलियां लगाते लगाते इतना शोर हो रहा था कि वहाँ पे वो जो बिडर था उसने कहा 80 रुपये, और हैमर गिर गया 80 रुपये पे 80 रुपये, 1 2 3, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि 200 मैंने खुद ने ही बोला था कि मिनिमम होगा। तो क्योंकि वो कंडीशन पहले ही लगा चुका था, तो गलती से अगर हैमर डाउन भी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो बाध्य नहीं होगा। ऑलराइट, एग्रीमेंट टू सेल और सेल में मैं जानना चाहती हूँ किस में भविष्य में ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी? इसमें अभी हो जाएगी। अगर अग्रीमेंट टू सेल में सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, सामने वाला बोले तो बायर, तो क्या सेलर ये कह सकता है ऑफिशियल असाइनी को कि ये गुड्स मैं आपको नहीं दूंगा? मैं फर्स्ट रो से पूछ रही हूँ, आप मेरा प्रश्न पुनः सुनिए, दिमाग बिल्कुल क्वेश्चन पे लगाइए। अग्रीमेंट टू सेल, मालिक अभी कौन है? ऐसी सिचुएशन में बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट व्यक्ति की सारी संपत्ति ऑफिशियल असाइनी के हवाले होती है। तो ऑफिशियल असाइनी आया सेलर के पास और बोला ये गुड्स हमको दे दीजिए। क्या सेलर मना करने का हक रखता है? क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। परंतु रो नंबर 3, सेल हो गई थी, गुड्स आदमी उठा के नहीं ले गया था, और ऐसी सिचुएशन में पैसे भी पेंडिंग थे और वो इंसॉल्वेंट हो गया। ऑफिशियल असाइनी आया और बोला ये गुड्स हमें दे दो, आपके नहीं है, ये हमारे उसके हैं जिसकी हम केस देख रहे हैं। गुड्स देने पड़ेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के बाद आप गुड्स को नहीं रख सकते। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो आखिरी वाले यूनिट में अनपेड सेलर के अधिकारों में अपन पढ़ेंगे, बट वो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यही पता है कि हम गुड्स को संभाल के हम नहीं रख सकते क्योंकि उस पर हमारा हक
नहीं है। ऑलराइट, बेलमेंट और सेल में किस में फ्री में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? किस में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है? किस में कंपल्सरीली होती है? हायर परचेज और सेल में किस में ओनरशिप लेटर डेट पे होती है? किस में आप सामान वापस ले सकते हो? क्या हायर परचेज में 5 इंस्टॉलमेंट्स में से 3 देने के बाद जिसने लिए हैं गुड्स, क्या वो आगे गिरवी दे सकता है? क्यों? ठीक, तो आप तटस्थ चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्राइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिलीवरी पढ़ ली थी, टाइप ऑफ गुड्स पढ़ लिए थे। अभी हमारा सोगा का यूनिट नंबर 1 चल रहा है। प्राइस लिखिए सेक्शन 9 and 10 फास्ट, प्लीज बी क्वाइट। सेक्शन 9 and 10 प्राइस। Section number 9 and 10 price of the goods. Now all of you know मूल्य is the compensation जो आप गुड्स के बदले में एक्सचेंज करते हैं। जैसे अगर मैं किसी को ये कैलकुलेटर बेचूं और बोलूं कि ये 200 रुपये का है, तो वो जो मुझे 200 दे रहा है मेरे लिए वो कंसिडरेशन है जिसके लिए मैंने ये सामान बेचा। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए। प्राइस मीन्स Section 9 and 10. Price means the monetary consideration. Price means the monetary, चाहे consideration बोलो या American consideration बोलो, कुछ भी you can use. So price means the monetary consideration for the sale of goods. It is the consideration which buyer gives to seller. It is the consideration which the buyer gives to the seller. Writing speed तेज रखिए। Is the consideration which the buyer gives to the seller. ये 3 प्रकार की होती है, 3 तरीके से तय हो सकती है। चार्ट बनाइए। Determination of price. प्राइस जो है वो 3 प्रकार से तय हो सकती है। इस पर डायरेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि प्राइस के तय होने के 3 तरीके हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस कैसे तय हो सकती है? 3 तरीके से। पहला डब्बा बनाइए, इट मे बी फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट। एकदम ऑटोमेटिक पॉइंट, बायर और सेलर सामने आमने बैठे, नेगोशिएशन करा और प्राइस को तय कर लिया। ये सबसे कॉमन है। सो इट मे बी फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट पॉइंट इज इट मे बी फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। एकदम स्ट्रेट पॉइंट, बायर और सेलर की गुड्स उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, जो उनकी मर्जी होगी वो तय कर लेंगे। सो इट मे बी फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अग्रीड मैनर। इट मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अग्रीड मैनर। It may be left to be fixed in agreed manner. Now what's the meaning of this? Let us discuss. कॉन्ट्रैक्ट में हम ये भी तय कर सकते हैं कि हम इस तरीके से तय करेंगे प्राइस, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और ए बी को कोई मशीन बेचने वाला था। तो बी और ए ने तय किया कि एक एक्सपर्ट हैं मिस्टर सी, जो बाय चांस ए के दोस्त भी थे, तो वो जो प्राइस वैल्यूएशन दे देंगे उतने पे हम तय करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऐसा अक्सर होता है। लोग कहते हैं ये हमारे सीए हैं, जितना ये कहेंगे हम उतने पे ही डील करेंगे। लोग ये भी कहते हैं जैसे ज्वेलरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में कि ये वैल्यूअर हैं, ये इस ट्रेडिशनल ज्वेलरी की जितनी वैल्यू आंकेंगे हम उतने पे डील करेंगे। तो कई बार किसी एक्सपर्ट के वैल्यूएशन के लिए हम पेंडिंग छोड़ देते हैं कि जितना वो कहेंगे उतना हम दे देंगे और दोनों पार्टी एग्री होती हैं। तो ये भी एक बहुत नॉर्मल बिजनेस वर्ल्ड में तरीका है प्राइस तय होने का। तो आप डायग्राम पहले तो बना लीजिए, फिर इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि ए और बी के बीच में बात हो रही थी। सी वॉज एन एक्सपर्ट वैल्यूअर। तो दोनों ने एग्री किया कि जो कीमत सी तय करेंगे हम उस कीमत पे डील करेंगे। ये बहुत नॉर्मल है। आपने पढ़ा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि
कि अगर प्राइस अनिश्चित हो तो डील डन नहीं होती, बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये बात थोड़ी अलग है। वो कह रहा है कि डील अगर थर्ड पार्टी तय करेगी तो ये भी एक तरीका है, इसको अनिश्चितता ना माना जाए, क्योंकि एक्चुअली तो अनसर्टेन है। वो 1 लाख भी बोल सकता है, मशीन के 80 भी बोल सकता है, 31 भी बोल सकता है, दोनों को पता है कि कुछ भी बोल सकता है। हमने फिक्स कर लिया कि जो वो कहेगा हम वो मान लेंगे, दोनों ने तय करा है, तो इसलिए ये अनिश्चितता नहीं है। ए ने बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और तय किया कि जो सी कहेगा हम वो डील में डन कर लेंगे, तो ये भी प्राइस तय करने का तरीका है। अब इसमें क्या हुआ, अगर आगे बढ़ा, लिख लिया ये सब ने, अब मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ। ए ने सी को पीछे से बोला दैट तुम ऐसा करना कि प्राइस तय ही मत करना। अब जब तुम प्राइस तय ही नहीं करोगे तो डील हो ही नहीं पाएगी। मैं सामान बी को दे चुका हूँ और तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है, तुम प्राइस तय ही मत करना। जब तुम प्राइस तय ही नहीं करोगे तो मेरा मन नहीं है बी को सामान बेचने का, मैं सामान वापस मांग लूँगा। तो लॉ ने कहा ये नहीं होगा। अगर जो थर्ड पार्टी है वो प्राइस फिक्स नहीं कर पाएगी तो रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी बायर को, सेलर को, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। तो इसको ऐसे ही हिंदी में लिख लो। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि सी तय करेगा प्राइस। अब सी प्राइस नहीं तय कर रहा है तो बी अगर गुड्स ले चुका है तो वो रीजनेबल अमाउंट देगा। पूरा ऐसा हिंदी में लिखो खुद सुनकर। ए ने बी को गुड्स दे दिए, सी प्राइस तय नहीं कर रहा तो बी को रीजनेबल प्राइस देनी होगी। B will give reasonable price. B will give reasonable price. A और B के कॉन्ट्रैक्ट में अगर B सामान दे चुका है तो रीजनेबल प्राइस उसको देनी होगी। I will repeat, wait. I said A ने B को गुड्स बेचे। ये मैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, फर्दर पॉइंट बता रही हूँ। 9 पॉइंट है वो तो प्राइस की बात कर रहा है, ये 10th है सेक्शन एक्चुअली। ध्यान से सुने। ए ने बी को बोला कि अपन दोनों चल के सी से बात कर लेंगे, इतनी बात उनकी तय हो गई। फिर ए का मन चेंज हो गया कि मेरे को गुड्स नहीं बेचने हैं, तो अब वो कैसे अवॉइड करे, गुड्स ले जा चुका था बी, अब वो वापस कैसे मांगे। तो उसने दिमाग लगाया और उसने सी को फ़ोन लगाया और बोला तुम प्राइस तय ही मत करना। अब जब वो प्राइस तय ही नहीं करेगा तो बी क्या रुपए देगा। तो इस बात का बहाना बना के ए ने सोचा कि मैं गुड्स वापस मांग लूँगा। तो लॉ ने कहा आप ये बेस या ये बहाना नहीं बना सकते। अगर गुड्स का डील हो चुकी है और सामने वाला प्राइस तय नहीं कर पा रहा है तो बी रीजनेबल प्राइस दे और आगे बढ़ो। और दोनों में इसी बात पे झगड़ा हो जाए कि रीजनेबल क्या है। सबका रीजनेबल अपना अपना हो सकता है, तुम्हें लग रहा है 10,000, मुझे लग रहा है 8,000, तो फिर बात कोर्ट में जाएगी। रीजनेबल प्राइस कोर्ट तय करेगा पर डील कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि उसमें बी की क्या गलती है बायर की। बोलो हाँ या ना। तो बस इस बात को लिखो, खुद लिखो, अपने तरीके से लिखो। रीजनेबल क्या होगा ये लॉ ने नहीं कहा। ऑब्वियसली वे टू मार्केट प्राइस पे ही चलेंगे, बट रीजनेबल प्राइस बोला है। रीजनेबल क्या होगा, कैसे तय होगा, ये नहीं लिखा। उसके बाद अगले पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट मे बी डिटर्मिन्ड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स। इट मे बी डिटर्मिन्ड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स। It may be determined in the course of dealing. इसका मतलब ये है कि दोनों पक्षकार जैसे जैसे उनकी डील आगे बढ़ेगी तो फ्यूचर में भी प्राइस तय हो सकती है। अब तुम कहोगे ये तो बहुत ही हवा में लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट, पहले सब लिख लो फिर मैं बोलती हूँ।
इट मे बी डिटर्मिन्ड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स। अब सुनो एग्जाम्पल, सुनो इसका, जस्ट लिसन टू दिस एग्जाम्पल। तुम लोगों ने कभी किसी कपड़े की शर्ट, ट्राउज़र्स, कोई भी ऐसी फैक्ट्री विज़िट करी है? नहीं करी, सुनी है? फैक्ट्री होती है कि नहीं इसकी? तो ए और बी के बीच में एक डील हुई। ए की फैक्ट्री थी और उसकी फैक्ट्री में शर्ट्स बनती थी। अब बच्चे, जब भी शर्ट्स या कोई भी ऐसी चीज़ वेयरेबल्स बनते हैं तो उसमें कतरन बचती है। दर्जियों के यहाँ तो देखी होगी, नीचे बहुत सारी कतरन रखी रहती है। सो वो कतरन उस फैक्ट्री के लिए तो किसी काम की नहीं है, बट वो इतनी इकट्ठी हो जाती है कि उसके बहुत सारे ख़रीदार हो जाते हैं। जैसे सॉफ्ट टॉयज़ की इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, जो स्टफिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं, वो उसको ख़रीद लेते हैं। जैसे पिलोज़, तकियों के अंदर भी वो भरी जाती है। तो इसलिए उसका एक मार्केट होता है, जैसे रद्दी का मार्केट होता है ना। रद्दी एक बहुत बड़ा व्यापार है। हमारे घर से जो छोटे छोटे ठेलों पर रद्दी वाला रद्दी खरीदता है, वो जाके बहुत बड़ी जगह पे बेचता है उसको। और ऐसे जो रद्दी के ख़रीदार होते हैं वो टनों से ट्रक में ख़रीदते हैं और वो जाके किसको बेचते हैं? फैक्ट्रीज़ को, क्योंकि रिसाइकल्ड पेपर बहुत सारी चीज़ों का बेस होता है। तो जो किताबें बिकती हैं रद्दी में या न्यूज़पेपर बिकते हैं, ये एक इंडस्ट्री है अपने आप में। तो ऐसे ही कतरन, कपड़े की कतरन की भी इंडस्ट्री होती है। उसका मार्केट रेट होता है और वो हर महीने बदलता है। वो डिपेंड करता है कि किस मंथ वो ज़्यादा मार्केट में मिलती है, डिमांड एंड सप्लाई के चलते। जैसे कि दीपावली, ईद, फेस्टिवल्स के टाइम लोग कपड़े ज़्यादा सिलवाते हैं, तो ये जो चीज़ें दर्जी वगैरह होते हैं, इनके पास कतरन भी ज़्यादा निकलती है। लॉ सप्लाई क्या कहता है? सप्लाई ज़्यादा होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो तब रेट कम हो जाता है। और जिस सीज़न में ज़्यादा कतरन नहीं निकलती, जिसके लिए वो रॉ मटेरियल है, उसको तो हर महीने चाहिए, तो तब वो थोड़ी महंगी मिलती है। तो दैट्स वाई मैंने इतनी लंबी स्टोरी क्यों बनाई, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या हुआ कि ए ने और बी ने तय किया कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, जैसे जैसे मंथ बीतेंगे, जो जो मार्केट प्राइस उस महीने रहेगी, हम उस प्राइस को अपनी प्राइस मान लेंगे उस महीने के लिए। तो इसमें अनिश्चितता नहीं है, ये तरीका है एक प्राइस सेट करने का। इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स, जैसे जैसे हमारी डीलिंग आगे बढ़ेगी, हर महीने की प्राइस लेके हम उस वाले मंथ की कतरन की वही प्राइस मान लेंगे। क्या आपको बात मगज में घुसी? हाँ या ना? तो आप इसको लिखिए अपने तरीके से। थर्ड वाले पॉइंट का ये एग्जाम्पल है। ए की एक फैक्ट्री थी शर्ट्स की, उसकी फैक्ट्री में से कतरन निकलती थी। जो स्टिच होने के बाद कपड़ा बचता है उसको कतरन कहते हैं। उसका एक रद्दी की तरह बाकायदा मार्केट है इंडिया में, क्योंकि वो दूसरी कई फैक्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल है। तो ए और बी ने तय करा कि जैसे जैसे महीने बीतेंगे, हर महीने की जितनी कतरन होगी उस महीने के मार्केट प्राइस पे हम आपको सेल कर देंगे। जैसे गोल्ड का मार्केट प्राइस सरकार रोज़ पब्लिश करती है संडे को छोड़ के, वैसे ही इसके भी मार्केट प्राइस पब्लिश होती है पेपर में। ऑलराइट, तो तीन चीज़ें हैं। प्राइस कितने तरीके से तय हो सकती है? प्राइस का सेक्शन नंबर क्या है? 9। पहली बात तो प्राइस होती क्या है? इट इज़ द कंसिडरेशन जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है गुड्स के बदले में। बायर देता है सेलर को। प्राइस होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पॉसिबल नहीं है। और प्राइस 3 तरीके से तय होती है। सबसे पहला, दोनों खुद ही कर लें, उसे क्या बोलते हैं? प्राइस विल बी फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर सेलर। सेकेंड, प्राइस में बी फिक्स इन अग्रीड मैनर। इसमें आप ब्रैकेट में लिख लो अपनी याददाश्त के लिए कि थर्ड पार्टी फिक्स कर सकती है। बायर और सेलर ये तय कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी सेल करेगी। तो मैं अभी आपको इसका सेक्शन 10 पढ़ाऊंगी फर्दर। छोटे छोटे पॉइंट्स पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और तीसरा, इट मे बी डिटर्मिन्ड इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स, जिसमें मैंने आपको कतरन का एग्जाम्पल दिया। आप एग्जाम्पल से याद रख लोगे कि जैसे जैसे ये डील आगे बढ़ेगी, आगे के टाइम के मार्केट प्राइस से भी हम तय कर सकते हैं। कितने पॉइंट हैं प्राइस के? 3। पक्का कितने पॉइंट हैं? 3। सेक्शन नंबर कौन सा है? 9। अब इसी से संबंधित सेक्शन नंबर 10 लिखिए। प्राइस से ही संबंधित लिखिए सेक्शन नंबर 10। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, 10 केस वाला क्वेश्चन है।
सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 का पहला पार्ट। एग्जाम्पल लिखिए, सिर्फ एग्जाम्पल लिख लीजिए, उससे काम हो जाएगा। सेक्शन 10 की हेडिंग लिखिए, अग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। एग्जाम्पल लिखिए 3। एग्जाम्पल 1, राइटिंग स्पीड तुम लोगों को थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। आई फील तुम्हारी राइटिंग स्पीड कभी कभी कम हो जाती है। लिखो एग्जाम्पल, ए ने बी को गुड्स देने का कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें प्राइस ये डिसाइड हुई कि सी तय करेगा। ए ने और बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और ये बात तय हुई कि सी प्राइस तय करेगा। इम्पॉर्टेंट बात लिखो कि अभी गुड्स दिए नहीं हैं, गुड्स अभी दिए नहीं हैं और बिना किसी कारण के सी ने प्राइस तय करने को मना कर दिया। कोई रीज़न नहीं, किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। तो बताओ कंडीशन ब्रेक हो गई कि नहीं? तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। सिंपल। जो बात हमने तय की थी वो नहीं हो पा रही तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड, क्योंकि गुड्स अभी गए नहीं हैं, गुड्स अभी गए नहीं हैं। दिस इज द फर्स्ट केस। व्हाट इज द फर्स्ट केस? ए ने बी को कहा अपन डील करते हैं, प्राइस कौन तय करेगा? सी। किसी कारणवश सी प्राइस नहीं तय कर पा रहा है, ना किसी ने उससे कहा है ना कुछ है, तो बस कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। कोई लॉजिक नहीं है, वॉइड। कंडीशन पूरी नहीं हो रही ना, वॉइड। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम के। ए ने और बी ने प्राइस डिसाइड की, सी तय करेगा, सी प्राइस तय नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। सेकंड केस 2। केस 2, ए ने बी को गुड्स बेचे, अगेन डिसाइड हुआ प्राइस तय करेगा सी। अब ए ने सी को जानबूझ के प्राइस तय करने के लिए मना कर दिया। वन मंथ बाद उसने प्राइस तय करी। 1 महीने तक टालता रहा, 1 मंथ बाद उसने प्राइस तय करी। इस चक्कर में बायर का नुकसान हो गया। बताओ क्या नुकसान होने की संभावना है? अगर बढ़ती हुई प्राइसेस थी तो मार्केट प्राइस अगर पहले 10,000 थी तो हो सकता है डिले के चक्कर में 11 हो गई। बोलो हाँ या ना? और उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 11। तो ये नुकसान कौन भुगतेगा? ए। गलती किसने करी? ए ने। जानबूझ के रोका किसने? ए ने। तो जो पार्टी किसी तीसरी पार्टी को जानबूझकर रोकेगी तो जो भी नुकसान होगा वो वही पार्टी भुगतेगी। दैट्स द रूल। Buyer had to pay extra price. Buyer had to pay extra price. So, defaulting party, यहाँ defaulting party कौन है बेटा? A will give damages. इसमें रूल्स बहुत सारे हैं छोटे छोटे, कॉन्सेंट्रेशन से सुनोगे तो दिक्कत नहीं होगी। क्या करें? I'll repeat. You write as I'm speaking. A ने B को गुड्स बेचे, C प्राइस तय करेगा, ये बात तय हुई।
ए ने जानबूझ के उसको 1 महीने तक प्राइस नहीं तय करने दी, तो उसने 1 महीने बाद प्राइस बताई। 1 महीने बाद प्राइस बताने के चक्कर में बी को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ गए, तो इसका नुकसान डिफॉल्टिंग पार्टी भुगतेगी और अभी वो ए है। आई विल रिपीट, डिले के कारण मार्केट प्राइस बढ़ गई और बायर को सेलर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ गए। सेलर तो चाह ही ये रहा था, तो लॉ ने कहा कि सेलर ज़्यादा तेज चल रहा है, उसको नुकसान सहन करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। इज़ दैट क्लियर नाउ? इज़ दैट क्लियर नाउ? और तीसरा जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ। तीसरा एग्जाम्पल 3, ए ने बी को गुड्स दे दिए, बात तय हुई कि सी प्राइस तय करेगा। ए ने बी को गुड्स दे दिए, गुड्स गिवन, ये इसकी असेंशियल कंडीशन है। ए ने बी को इस भरोसे पे गुड्स दे दिए कि प्राइस सी तय करेगा। अब किसी वजह से सी प्राइस तय नहीं कर पा रहा, तो क्या गुड्स फ्री में मिल गए? तो बताओ क्या होगा? रीजनेबल प्राइस। ये अपन ने पहले पढ़ लिया। तो इसका बेटू डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इसका केस आएगा, तो तुम्हें सही रूल अप्लाई करना होगा। जिसको पता होगा वही कर पाएगा। वन ऑफ यू विल जस्ट रीड इट। माइक उधर दे देना, गर्ल्स साइड। सेक्शन 10 डायरेक्ट याद नहीं करना है, बस उसका केस आपको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में उठ के केस आता है। सोगा की खासियत ये है कि आप रूल्स पकड़ लो बिल्कुल दोनों हाथों से कि इस समय ये होगा, तो आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बिल्कुल कनेक्ट कर लोगे। रीड। सेक्शन 10 एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर से सुन लो। हमने बात तय की है कि कोई वैल्यूएशन देगा, हम उस पर सेल करेंगे। तो ये समझ लो, ये जो बीच वाला पॉइंट था ना, उसी से संबंधित है ये। सेक्शन 10, स्टार्ट रीडिंग। Section 10 provides for the determination of price by a third party. Where there is an agreement to sell goods on the terms that price has to be fixed by the third party and he either does not or cannot make such valuation, the agreement will be void. In case the third party is prevented by the default of either party from fixing the price, the party at fault will be liable to the damages to the other party who is not at fault. However, a buyer who has received and appropriated the goods must pay a reasonable price for them in any eventuality. I will repeat. फर्स्ट वाले में ए ने बी को कहा, मैं तुम्हें गुड्स बेच रहा हूँ, प्राइस सी तय करेगा, सी नहीं तय कर रहा, वॉइड, कोई दिक्कत। सेकंड वाले में ए ने बी से कहा, मैं तुम्हें गुड्स दे रहा हूँ, प्राइस सी तय करेगा, और ए ने जानबूझ के सी को डिले करा दिया प्राइस में, उसके कारण मार्केट प्राइस बढ़ गई। तो सी ए सोच रहा है मेरे को ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, बट लॉ ने कहा आप डिफ़ॉल्टिंग पार्टी हैं, आप डैमेजेस सहन करेंगे, मतलब जो एक्स्ट्रा बढ़ गई है प्राइस वो आपको नहीं मिलेगी। और तीसरा, ए ने बी को बोला कि प्राइस सी तय करेगा और गुड्स अभी के अभी दे दिए। अब सी प्राइस नहीं तय कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी फ्री में गुड्स रख ले, उसको रीजनेबल देना पड़ेगा। क्लियर है? एक में वॉइड है, एक में डैमेजेस है, एक में रीजनेबल है। एक बार अच्छे से देख लीजिए सेक्शन 10। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, सिचुएशन आएगी। अगर आपको रूल्स बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हैं तो आप अप्लाई कर लोगे सीधे। Section 9 and 10 is for price. All right? 1 महीने बाद उसकी प्राइस कम हो गई तो फिर नुकसान ही नहीं हुआ बी का। तो जब नुकसान ही नहीं हुआ तो क्या हर्जाना मिलेगा, बस। All right? चलिए एक एग्जाम्पल पढ़ दीजिए वहीं से। A and B enter into an agreement when A sold his car to B, but they did not discuss about the price. Later, A refused, saying price is not decided. Hence, contract is uncertain. Discuss the implication. सभी लोग फिर से सुने, ध्यान से पढ़ना, सुनना, तुम थोड़ा और धीरे पढ़ना।
A and B enter into an agreement where A sold his car to B, but they did not discuss about the price. No, एक सेकेंड, यही अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन होता तो प्राइस तय ना होने की स्थिति में अनसर्टेनिटी में घुस जाता और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता। बोलो हाँ या ना। परंतु सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ डिफरेंट एंड अ स्पेसिफिक लॉ, स्पेशल एक्ट। ये कहता है कि अगर ए और बी दोनों सामने बैठे थे और प्राइस तय नहीं हुई तो इसकी गलती बी बायर क्यों भुगते? वो तो कहेगा मुझे गुड्स चाहिए, अब तो मैं रीजनेबल प्राइस दूंगा। तो ये डिफरेंट है दोनों में। तो एग्जाम में क्वेश्चन में लॉ लिखा हुआ आएगा कि कौन से एक्ट के बेसिस पे जवाब देना है। यही क्वेश्चन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होता और यहीं रुक जाता क्वेश्चन, ए ने बी को गुड्स बेचे, प्राइस तय नहीं हुई, क्या होता वो? अनसर्टेन और वॉइड। बट आपने नीचे क्वेश्चन में देखा उसमें लिखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो आप क्या जवाब लिखोगे? रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी, बायर क्यों नुकसान सहन करे? भाई सेलर और बायर दोनों ही होशो आवास में कॉन्ट्रैक्ट किया है ना। तुमने पहले प्राइस तय नहीं करी, अब बोल रहे हो मैं गुड्स नहीं दे रहा क्योंकि प्राइस ही तय नहीं हुई, तो मैंने थोड़ी कहा था मत तय करो। तो इसलिए आपको रीजनेबल प्राइस देनी पड़ेगी। इज़ दैट क्लियर? सोगा में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, ICA से कहीं कहीं डिफरेंट है नियम, तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कौन से लॉ का क्वेश्चन आया है। इज़ दैट क्लियर? रीड अगेन पूरा शुरू से। A and B enter into an agreement where A sold his car to B, but they did not discuss about the price. Later, A refused, saying price is not decided. Hence, contract is uncertain. Discuss the implication. क्लियर है सबको? एग्जाम्पल नोट करो। नोट द एग्जाम्पल इन शॉर्ट, और ये ज़रूर लिख लेना, ICA का क्वेश्चन हुआ तो वॉइड, सोगा का हुआ तो रीजनेबल प्राइस। तर्क मात्र यह है कि बी बोल रहा भाई मेरी क्या गलती, तुमने प्राइस तय नहीं की, अब कह रहे गुड्स नहीं दे रहा, ये कौन सी बात हुई? सोगा के 4 यूनिट्स हैं, तो हमारे अभी पहला यूनिट कंक्लूड होता है। फटाफट आप प्राइस से रिलेटेड रूल्स देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें। सेकंड रीडिंग कर लीजिएगा क्योंकि धीरे धीरे आपको सिंक इन होगा। मैं एक बार प्राइस के रूल्स फिर से पूछ लेती हूँ। सेक्शन 10, ए ने बी को गुड्स बेचे, तय हुआ कि सी, आप लोग रट के मत बोलना प्लीज़। ए ने बी को गुड्स बेचे, ए ने गुड्स भी दे दिए, प्राइस सी को तय करनी थी, वो प्राइस नहीं तय कर पा रहा, क्या होगा? रीजनेबल प्राइस। नोट कीजिए मैंने लाइन बोली गुड्स दे दिए, इससे अंतर पड़ रहा है, हाँ या ना? प्लीज फोकस। ए ने बी को गुड्स बेचे, प्राइस सी को तय करनी थी, ए ने जानबूझ के बी को सी को डिले करवा दिया, उसकी वजह से मार्केट प्राइस बढ़ गई, बी का नुकसान हुआ, क्या होगा? डैमेजेस कौन देगा? गुड। ए ने बी को कहा अपन दोनों ये डील कर रहे हैं, प्राइस सी तय करेगा, कोई लॉजिक नहीं दिया कि क्यों नहीं तय कर रहा, बट वो प्राइस तय नहीं कर रहा, तो फर्स्ट वाला केस है वॉइड। तो आपको धीरे धीरे सुन सुन के दिमाग में बैठेगा। एक और बात, ए ने बी को गुड्स बेचे, कोई प्राइस तय दोनों ने खुद ही नहीं करी, और बाद में बी बोलता है कि वो ए बोलता है कि यार प्राइस तय नहीं हुई, अब मैं गुड्स नहीं दे रहा, क्या वो ऐसा कह सकता है? रीजनेबल प्राइस देनी होगी बी को। तो रूल्स पे टिका हुआ है सोगा, और जो भी लॉ रूल्स पे टिका है उसमें वो अपने लॉजिक से आंसर नहीं लिख सकते। कॉमन सेंस भी तब लगाएंगे जब एग्जाम में बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है। पहला प्रयास होना चाहिए नियम याद रहें। इज़ दैट क्लियर? थोड़ा हजम करने में टाइम लगता है इसको, बट आपको हजम करना पड़ेगा, हाजमोला खा लो। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 सोगा, यूनिट नंबर 2 कंडीशंस एंड वारंटीज। सोगा यूनिट नंबर 2 कंडीशंस एंड वारंटी, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। आप मान के चल सकते हैं एक क्वेश्चन, वैसे तो चारों यूनिट्स में से एक एक क्वेश्चन फिक्स है, बट इसमें से तो ख़ास तौर पे बहुत रिपीट होता है। यूनिट नंबर 2 कंडीशंस एंड वारंटी।
वारंटीज, इट्स नॉट दैट गारंटी वारंटी वाली, इट्स समथिंग डिफरेंट। ऑलराइट, कंडीशंस एंड वारंटीज। सभी लोग बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, हाथ फोल्ड करके सीधे बैठ जाएं, ताकि आप सिर्फ सुनने पे फोकस करें और लिखने पे नहीं। एक व्यक्ति जब भी उसको अपना सामान बेचना होता है तो वो काफ़ी सारे स्टेटमेंट देता है, काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन देता है और बताता है अपने गुड्स के बारे में। नाउ सपोजिंग मुझे ये कैलकुलेटर बेचना है, अब मुझसे तुम ख़रीदने आए, तो तुमको कन्विंस करने के लिए कि तुम बाकी दुकानों को छोड़ के मेरी दुकान से खरीदो, मैं इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट बोल रही हूँ। तो मैंने कहा कि ये इम्पोर्टेड है। सबसे पहला स्टेटमेंट वाक्य मैंने कहा इम्पोर्टेड है। फिर मैंने कहा अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे तुमने गिराया नहीं तो 2-1 साल चल जाएगा। फिर मैंने कहा ये वाटरप्रूफ है, बारिश में तुम्हारी गाड़ी के बैग के अंदर थोड़ा पानी भी चला गया तो ये फिर भी चलेगा। तो मैंने कितने इसके बारे में वाक्य कहे, पहला इम्पोर्टेड है, दूसरा और तीसरा। अब सपोजिंग ये इम्पोर्टेड नहीं है और भोपाल के कबाड़ खाना एक भोपाल में जगह है, वहाँ से लाके रिफर्बिश करके मैंने ठीक ठाक कर दिया इसको, तो क्या मैंने सही बोला इसके बारे में? तो ये बहुत बेसिक कंडीशन है जो मैंने तोड़ दी, तो बायर का भरोसा शेक हो गया कि नहीं। तो लॉ इसको राइट देता है कि ये आके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे और सामान वापस दे दे, हाँ या ना। तो कंडीशन एक ऐसा वाक्य है या स्टेटमेंट है जो कि सेलर ने बताया है गुड्स बेचते समय, और वो इतना अहम है कि अगर वो बात ही पूरी नहीं हुई तो बायर को राइट मिल जाता है कि वो गुड्स कैंसिल वापस कर दे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। तो कंडीशन वो असेंशियल चीज़ है जो आपने वादा तोड़ दिया या काइंड ऑफ गलत बात कह दी, तो सामने वाले ने कंफ्यूजन में सामान खरीद लिया, और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो ही हैज़ द राइट टू रिटर्न द गुड्स। एग्जाम्पल 2, तुम खड़े हो बच्चों, तुम मेरी दुकान पे आए, मेरी दुकान में शूज़ मिलते हैं, तुम्हें 6 नंबर का शू आता है और तुम्हारा एक छोटा भाई है उसको 3 नंबर का शू आता है। तो इसने मुझसे कहा वाइट कलर का 3 नंबर का पीटी के लिए शू दे दीजिए। तो जब इसने मुझसे बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इसको कौन से नंबर का शू चाहिए, 3, तो ये एक स्पष्ट कंडीशन इससे मुझसे कही। अब मैंने दिमाग लगाया कि 3 में और 4 में इतना कोई अंतर नहीं होता और मेरा सामान बिक नहीं रहा था 4 नंबर वाला, तो मैंने 3 नंबर के जूते की जगह इसको डब्बे में 4 नंबर का दे दिया। अब इसको छोटे भाई के लिए चाहिए था तो जूता पहन के तो देखेगा नहीं, उसने देखा वाइट कलर का पीटी शू है और जो मैं कह रही हूँ वही होगा, तो उसने ले लिया। बताओ अहम कंडीशन ब्रेक हो गई कि नहीं? तो इसको हक है कि नहीं कि ये गुड्स वापस कर दे? तो बस कंडीशन वो अहम चीज़ होती है कि जो उस कॉन्ट्रैक्ट में से मिसिंग हो गई, तो बायर को हक मिल गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। अब कुछ बातें, जैसे कि अभी बात हो रही थी, तो कुछ बातें बोल के कही जाती हैं और कुछ अंडरस्टूड होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में तो होंगी ही होंगी। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, ये चोरी का कैलकुलेटर है, मेरी स्टेशनरी स्टोर है, मेरी दुकान में तुम आई, तुमने मुझसे कहा एक कैलकुलेटर दे दीजिए। ये कैलकुलेटर वैसे तो कैसियो का है, तो मैंने तुम्हें ये कैलकुलेटर दिया, तुमने ऐसे थोड़ा चला के देखा, इट वॉज वर्किंग फाइन, इट वॉज स्मूथ, तुम ले गई, 500 रुपये दे गई। क्या ये पूछती मुझसे चोरी का माल तो नहीं है? इसने क्या मान लिया कि चोरी का नहीं है, ओरिजिनल है? बोलो हाँ या ना। तो कुछ बातें बोली नहीं जाती बट अंडरस्टूड है ना कि ये तो होगा ही होगा, और वो बात भी अगर बिगड़ गई तो अब क्या हुआ, जब ये घर ले गई कैलकुलेटर, अगले दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपी कि इस जगह पर चोरी हुई है, एमपी नगर के एक होलसेलर के यहाँ, तो इतने कैलकुलेटर, इतनी टीवी, इतने इलेक्ट्रॉनिक्स, इतनी चीज़ें वहाँ से चोरी हुई हैं। तो इसने देखा, उसके नंबर लिखे आए सारे,
बाय चांस ये कैलकुलेटर थोड़ा और एडवांस होता, इसकी नंबरिंग होती, इसने देखा अरे ये तो चोरी वाला है, ये मेरे पास आई और बोली ये आप वापस ले लीजिए, मेरे पैसे दे दीजिए, मेरे को चोरी का माल नहीं चाहिए। क्या मैं ये कह सकती हूँ पहले क्यों नहीं पूछा मैडम कि चोरी का माल नहीं चाहिए? बताइए। तो ये कंडीशन एक्सप्रेस थी कि इम्प्लाइड? ये क्या कंडीशन क्या है? इम्प्लाइड। सो कुछ कंडीशन बोल के कही जाती हैं, जैसे इसने कहा कि मुझे 3 नंबर का शू चाहिए, और कुछ बिना बोले हो जाती हैं जिन्हें इम्प्लाइड कंडीशन बोलते हैं। तो दोनों ही केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता? वॉइड, क्योंकि बायर का नुकसान हुआ है और उसको गुड्स बेचने का हक है। ठीक है, बैठो, हेडिंग लिखो। यूनिट नंबर 2, कंडीशंस एंड वारंटीज, लिखेंगे सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12, अ कंडीशन। सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन 2 स्पीक्स अबाउट कंडीशन। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, ये एक टेक्निकल वर्ड है बेटू। स्टिपुलेशन का कह सकते हो स्टेटमेंट या वाक्य या रिप्रेजेंटेशन। सो अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, comma, the breach of which gives rise to a right the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. To treat the contract as repudiated. Repudiate का हिंदी में मतलब है cancelled. I will speak it out in हिंदी, पहले लिख लो। I will repeat. कंडीशन एक ऐसा वाक्य है जो आपने गलत बोल दिया, या आपने ऐसी कोई बात कह दी जो कि इतनी अहम है, जैसे मैंने कहा इम्पोर्टेड है। अब ये मैंने इतनी अहम बात कह दी, इतनी असेंशियल थी टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और यही बात का अगर खंडन हो गया, ये बात अगर गलत निकली, तो इसका ब्रीच बायर को एक अधिकार दे देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। पढ़िए, टेक्निकल भाषा है, टफ है, बट आपको टफ तो सीखना ही पड़ेगा। So what is a condition? A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives a right to the buyer to treat the contract as cancelled or repudiated. ठीक है, तो इसका मेन वर्ड है essential। ये बहुत ही essential चीज़ होती है, आपने उसको खराब कर दिया। जबकि अभी वारंटी पढ़ेंगे तब मैं वारंटी अलग से बताऊंगी, अभी तुम सिर्फ कंडीशन लिखो। अब लिखो, कंडीशन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। नेक्स्ट लाइन लिखो, कंडीशन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कभी कभी हम अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, जैसे उसने कहा मुझे 3 नंबर का शू चाहिए, मैंने और कुछ पैक कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। और कभी कभी हम हर बात बोल के नहीं कहते हैं, जैसे उसने पूछा नहीं चोरी का माल है क्या, वो तो अज्यूम था ना कि भैया सही माल है, बोलो हाँ या ना। सो कंडीशन दोनों हो सकती हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो मेरे बच्चे एक्सप्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सप्रेस? अपनी बात को स्पष्ट कहना, तो वो काम का नहीं है, तुम लिखो इम्प्लाइड। लिखो इम्प्लाइड कंडीशन 7। देयर आर 7 इम्प्लाइड कंडीशन। पहले चार्ट बनाओ, फिर अपन एक एक को डिस्कस करेंगे। 7 इम्प्लाइड कंडीशंस, 7 तरह की इम्प्लाइड कंडीशन। नंबर 1, कंडीशन एज टू टाइटल।
condition as to title, condition as to title। हम एक एक डिस्कस करेंगे, आराम से करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से सुनिए और टॉपिक का बर्डन मत लीजिए, 2 बार रीड कीजिए आपको बनेगा। मैंने लिखा, ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर कुछ भी लिख लो, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, condition as to quality or fitness, condition as to wholesomeness, condition as to wholesomeness, or condition as to mercantability, condition as to mercantability, condition as to mercantability। पुनः मैं वापस अपने पॉइंट पे आती हूँ। हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया है, कंडीशंस एंड वारंटी। उसमें हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ अ कंडीशन। जब भी कोई व्यक्ति कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने सामान को बेचने के लिए, वो कई सारे वाक्य बोलता है, कई बातें सामने प्रस्तुत करता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन वो करता है, ये जो बातें और एक्सप्लेनेशन वो देता है, कभी कभी वो बहुत ही सिरे से गलत हो जाते हैं। तो अगर कंडीशंस ही ब्रेक हो गई कि आपने कहा था ये इम्पोर्टेड है और इम्पोर्टेड ही नहीं निकला, तो बायर को हक मिलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। तो हमने पढ़ा कि कंडीशन 2 तरह की होती हैं, बोल के जो कही जाए स्पष्ट, और बिना बोले जो मान ली जाए इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस में कुछ नहीं पढ़ना, पर बिना बोले 7 तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। उनमें पहला एक्सप्लेन कर रही हूँ, कंडीशन एज टू टाइटल। आप ही बता दीजिए, आप लोग इतना सोगा तो पढ़ ही चुके हैं, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द शब्द टाइटल। तो क्या कोई गेस कर सकता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है? पॉइंट, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। कंडीशन एज टू टाइटल इज अ इम्प्लाइड कंडीशन। बोलिए, कंडीशन एज टू टाइटल, एनीवन? यस, लाउडली। ओनरशिप बिना बताए ट्रांसफर हो जाता है। नहीं, और कोई एंगल? हाथ खड़ा करके बोलो बेटू। हाँ, यस, ओनरशिप सेलर की होनी ही चाहिए। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, मेरी दुकान में कोई कैलकुलेटर खरीदने आया, तो वो तो बेचारा अज्यूम ही कर रहा है कि मैडम ने होल सेलर से मंगाया होगा, चोराया नहीं है कहीं से। बोलो हाँ या ना। तो ये तो अज्यूम्ड ही है ना कि मालिकाना अधिकार अभी सेलर का है। तो ये बात में बाद में अगर कोई गड़बड़ हुई तो सेलर को वापस लेना पड़ेगा सामान, और चोरी का माल निकला तो वो ये नहीं कह सकता बायर से तुमने क्यों नहीं पूछा। अरे ये थोड़ी पूछता कोई किसी दुकान पे, तो अज्यूम ही कर लेता है ना। ठीक है, ये हो गया पहला। क्लियर है? मैं नोट्स अलग से लिखवाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। बोलो क्या है? सेल बाय टाइटल, सामने वाले का सामान खुद का होना चाहिए, चोरी का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, कंडीशन एज टू सैंपल। तुम आओ मेरी दुकान पे, तुमने कहा मेरे को बासमती चावल चाहिए, मम्मी ने मंगवाए, क्या चाहिए? बासमती चावल। अब इसने कहा मुझे बासमती इसने कहा मुझे बासमती चावल चाहिए। बासमती मतलब बास नहीं मारता है बासमती चावल इज़ अ वैरायटी ऑफ राइस। तो इसने कहा कि मैडम मुझे बासमती चावल चाहिए। तो मैंने कहा ये देख लो भाई सैंपल, अच्छे ना, लंबे लंबे तो इसने देखा कि ये जो सैंपल मैडम ने दिखाया है अच्छा है। चावल की वैरायटी, जितना चावल का दाना थोड़ा लंबा होता है उतना व्यक्ति मान लेता है कि अच्छा होगा और इसमें पुलाव वगैरह चीज़ें अच्छी बनेंगी। अब मैंने इसको दिखाया कुछ और ये मेरा वर्कर था, खड़ा था भाई तू, हाँ पीछे वाला, सबसे पीछे नहीं, ये बीच वाला। तो मैंने कहा हाँ बेटो भैया अभी आपको कितना सामान चाहिए, कितने किलो? 5 किलो।
मैंने इसको आंख मार दी। बताना क्या चाहा कि मैंने दिखाया तो इसको ये वाला सैंपल है, पर वो बासमती चावल में जो टूटा टाटा भी होता है उसको बोलते हैं बासमती की टूटी। किलकी, गिलकी, किनकी। तुम्हारे घर में किनकी बोलते हैं, तुम्हारे शहर में कनकी। व्हाट कनकी? चावल के टूटे दाने को तुम लोग कनकी बोलते हो? किधर पे बैठू? कहाँ, कौन से शहर में? सतना में। गुड। तो ये मैंने तुझसे क्या कहा, क्या कर दे तू? बासमती की क्या पैक कर दे? कनकी। तो अब जब ये घर पहुंचा, शांत रहो, मम्मी इसकी बनाने वाली थी पुलाव, मेहमान आने वाले थे, और जब इसने वो खोला, मम्मी ने मतलब इनकी पैकेट खोला, तो वो बासमती का पूरा चावल की जगह वो जो टूटा टाटा होता है वो भी अच्छा होता है, वो किसी दूसरे काम में, खिचड़ी टाइप की चीज़ों में काम आता है, तो वो था। तो बताओ कंडीशन ब्रेक हो गई कि नहीं? किस बात की कंडीशन? सैंपल। जो सैंपल दिखाया वैसा नहीं निकला। तो अगर सैंपल से अलग निकले माल तो हम बायर की ड्यूटी है कि मतलब बायर का राइट है कि वो उसको बेच सकता है, हमें वापस कर सकता है। ठीक है, पहुंचो, अभी सिर्फ सुनते रहो। तीसरा, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। कोई ये बताएगा क्या हो सकता है? यस बच्चे। ठीक है, बाय चांस मैंने सैंपल नहीं दिखाया। कई दुकानों में सामने बोरियां लगी रहती हैं, उसकी वैरायटी ऐसे आदमी दिखा देता है, बट कई दुकानों में वो मौखिक रूप से बात करता है। तो तुमने मुझसे पूछा मांगो चावल, क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, तुम तो बिरयानी खाना। पता है भैया, तभी तो बोल रही हूँ, कैच कर लिया हमने, तो बिरयानी खाएगा भैया हमारा। तो सुनो तो, शांत। तो बेटू तुमने ना चावल मांगे और मैंने कहा बढ़िया चावल है हमारे, 5 साल पुराने चावल हैं। बेटू चावलों की खासियत ये होती है कि चावल जितने पुराने होते हैं उसकी गुणवत्ता उतनी बढ़ती जाती है, न्यूट्रिएंट वाइज भी और स्वाद वाइज भी। तो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि ये 5 साल पुराने हैं। इसने चावल घर ले गया। अब इसकी मम्मी ने जब पुलाव बनाने के लिए चावल निकाले तो वो काफ़ी जानकार व्यक्ति थी। वो बोली कि ये चावल 5 साल पुराने नहीं है, तो अभी फ्रेश हार्वेस्ट के लग रहे हैं। तो ये मेरे पास आया और बोला कि आपने मुझसे कहा था 5 साल पुराने चावल हैं, चावल की शक्ल से मुझे तो दिख नहीं रहा था, मैं तो आप ही की बात से माना था, तो बताओ मुझे चावल वापस लेने पड़ेंगे कि नहीं? तो इन सारे केसेस में जिसमें कंडीशन ब्रेक हो रही है, आदमी मान के ही चल रहा है कि जो सेलर बोल रहा है वही रहा होगा, तो कंडीशन ब्रेक होने पे वो सामान वापस कर सकता है। बैठ जाओ। चौथा, सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है कि मेरी दुकान पे तुम आए, अरे भैया वाइट शर्ट, क्या चाहिए तुम्हें हमसे? तुम्हें भी चावल चाहिए, कितने किलो? 5 किलो। कौन सी वैरायटी के? क्या काम है तुम्हें? बासमती का पुलाव। ये देखो बासमती चावल है, शानदार, देख भी लो अच्छे से। और ये बासमती चावल 8 साल पुराना है। ऐसा चावल पूरे मार्केट में नहीं है। बाकी लोग 60 रुपये दे रहे हैं भैया, हमने 8 साल संभाल के रखा है, तो इतना किराया हमारा गोडाउन का लग गया ना, 200 रुपये किलो है हमारा चावल। पैसे दो, पैसे दो। तो अरे पैसे दो ना, सही वाले। 50 रुपये तो हम भी चावल पे, 200 रुपये तो 250 रुपये मिल तो हमने इसे 250 ग्राम चावल दिया है। 200 रुपये किलो का चावल था, 50 रुपये दे रहा है, तो हमने 250 ग्राम दिया। अब ये घर पहुंचा, अब इनकी बीवी ने कहा इनसे कहा आप क्या आँख के अंधे पैदा हुए हैं? ये चावल आपको दिख नहीं रहा है? बासमती चावल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चावल है, आप कैसे सामान लेके आए हैं? जाइए वापस करके आइए। तो दुकानदार मेरे पास आया, बोलो क्या दिक्कत हो गई?
नहीं, आपने गलत चावल दिया। गलत चावल? मैं तो तुम्हें चावल दिखा के दिए थे भैया, तुम्हारी आंखें कहाँ गई थी उस वक्त? आपने बोला था इसलिए मैंने मान लिया। बेचारा इतने प्यार से बोल रहा है, मैम आप ही ने तो बोला था इसलिए मैंने मान लिया। अरे राज भाई तुम चुप रहो, हमें मत बताओ मार्केट प्राइस। आटे दाल का भाव तुम्हें क्या मालूम? बोल रहा है 400 रुपये किलो चल रहा है मैडम, रेट चेंज कर लीजिए। तो मैंने इसको सैंपल भी दिखाया और मैंने डिस्क्राइब भी किया। तो जब व्यक्ति सैंपल दिखाता है और डिस्क्राइब भी करता है तो दोनों चीज़ें मैच होना चाहिए, नहीं तो सामने वाला गुड्स वापस कर सकता है। तो क्योंकि मेरा डिस्क्रिप्शन गलत था इसलिए मुझको गुड्स वापस लेने पड़े। ये लो अपने 50 रुपये 250 ग्राम चावल दे दो। धन्यवाद। जाओ भैया। कितनी कंडीशन पढ़ ली आज? 4। बताओ क्या क्या? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। किसमें दोनों रूल्स फॉलो होने पड़ते हैं? चौथी वाली, डिस्क्रिप्शन प्लस सैंपल। किसमें मालिकाना अधिकार सेलर का है, हम ये मान के चलते हैं। किसमें जो गुड्स आपने दिए हैं उससे मेन जो आपने सैंपल दिखाया है उससे मेन गुड्स मैच करना चाहिए, और किसमें आपने दिखाए नहीं है गुड्स पर वाक्य बोले हैं वो मैच करना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा है, अगर कंडीशन ब्रेक होती है तो हम सामान वापस कर सकते हैं कि नहीं? तो बस बाकी कल पढ़ेंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।